दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत खुशी हो रही है मुझे इस बात को बताते हुए कि आज हमारा 22वां दिन है और आज हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों 631 से लेकर 660 तक के सवालों को। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज को देखना नहीं शुरू किया तो देखिए शुरुआत से देखिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। बीच बीच में आप सीरीज को ज्वाइन करेंगे तो मजा बिल्कुल नहीं आएगा। शुरुआत से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं देख पाए तो धीरे धीरे करके देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए, पूरी सीरीज को देखिए, क्योंकि यहाँ पर नए पुराने हर तरह के सवाल मिलेंगे और केवल ऐसे सवाल जहां से परीक्षा में सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की जो हम चर्चा करने वाले दोस्तों, यह यमन राज्य के बारे में बात करेंगे, जिसे हम इंडो ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम शक साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में शकों का आक्रमण कैसे हुआ, शक राजाओं से संबंधित कौन कौन से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस पूरे टॉपिक को मिला के कहा जाता है कि मध्य एशिया से आए हुए शासक, कई शासक जो मध्य एशिया से चलकर भारत की तरफ आए, उन्होंने भारत पर युद्ध किया और भारत में आकर वो बस भी गए। तो ऐसे शासकों के बारे में भी दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आपके लिए नए हैं। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच आ रहा है दोस्तों, एक बार इंक्वायरी कर लीजिएगा यहां से और आप बैच को परचेज कर सकते हैं। देखिए अब तो किताबें भी आ गई हैं, किताब भी आ गया, कोर्स भी आ गया, यूट्यूब पे भी क्लास अच्छे से चल रही है। तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन चैनल है दोस्तों अपने क्वालिटी कंटेंट के लिए, अपने स्टडी मटेरियल के लिए जो जाना जाता है वो स्टडी 91। एक मौका दीजिए, किताबों को लेकर पढ़िए, कोर्स को लेकर देखिए, फिर आप कहेंगे कि वाकई सर जो आपने कहा वो किया आपने। ठीक है, चलिए शुरुआत किया जाए सवालों को और एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो नहीं याद है वो याद हो जाएगा। ठीक है, सुनिए, केयर करिएगा दोस्तों। आज हमारा 22वां दिन है और सवाल नंबर 631 से लेकर 660 सवाल आज हमारा कवर हो जाएगा। लेकिन अब भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? देखिए ये तो इस तरह का सवाल हो गया कि भाई भारत पे तो बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किया। एक ऐसा जमाना था जब सिकंदर ने भी आक्रमण किया था और बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए थे। अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं तो उसके समय में सेल्यूकस भारत आया था। ठीक है, सेल्यूकस वही व्यक्ति है जो सिकंदर का सेनापति था, उसने भी भारत पे हमला किया 305 ईसा पूर्व। तो दोस्तों फिर ऐसे सवाल का मतलब क्या है? नहीं, आपके सामने टॉपिक भी तो दे रहा है कि यमन राज्य या इंडो ग्रीक की बात कर रहे हैं। उस जमाने में दोस्तों जब इस पीरियड की बात करते हैं तो उसमें दोस्तों भारत पर सबसे पहले किसने हमला किया? तो याद रखिएगा सबसे पहले हमला किया था बैक्ट्रिया के शासक ने। किसने किया था दोस्तों? बैक्ट्रिया। जी हां दोस्तों, बैक्टीरिया मत बोल दीजिएगा दोस्तों, ये बैक्ट्रिया बोल रहा हूं दोस्तों। बैक्ट्रिया के शासक ने हमला किया था। सर उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था डेमेट्रियस। क्या नाम था दोस्तों? डेमेट्रियस। ठीक है, डेमेट्रियस। ठीक है, डेमेट्रियस नाम था दोस्तों। याद रखेगा जो बैक्टीरिया का शासक था उसने भारत पर सबसे पहले हमला किया था। ठीक है, अच्छा अब आपके मन में दोस्तों दूसरा सवाल आ रहा है कि सर ये बता दीजिए कि कब आक्रमण किया था। सर उसका कोई टाइम पीरियड आने का? हाँ, कब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो दोस्तों जब यमन राज्य की बात करते हैं तो पहली शताब्दी के आसपास के समय की हम बात करते हैं। याद रखेगा 190 ईस्वी में दोस्तों इसने हमला किया था, याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, इसने अपनी राजधानी कहां बनाया, अपना केंद्र कहां बनाया? तो इसका अपना केंद्र था साकल। क्या था दोस्तों? साकल को अपनी राजधानी बनाया, साकल इनका केंद्र था, याद रखिएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। लिख रहा है कि हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात दोस्तों कौन हुआ? विख्यात का मतलब क्या है? प्रसिद्ध। ये जितने हिंद यूनानी, देखिए एक बात आपको बता दूं, हिंद माने क्या हो जाता है दोस्तों? हिंद माने हिंदुस्तानी। हिंद का तात्पर्य क्या दोस्तों? हिंदू का तात्पर्य हिंदुस्तानी हो जाएगा और यूनानी का तात्पर्य क्या हो जाएगा? यूनानी। यानी हिंदुस्तानी और यूनानी इन दोनों को मिला करके दोस्तों इसी को तो हम इंग्लिश में हिंदुस्तानी को क्या बोल देते हैं? इंडो बोल देते हैं और यूनानी को ग्रीक बोल देते हैं। तो चाहे आप उसे इंडो ग्रीक कहिए, चाहे हिंदुस्तानी यूनानी कहिए, और चाहे इसी को आप क्या कह दीजिए? यमन कह लीजिए। क्या कह लीजिए? यमन। जी हां दोस्तों, यमन एक ही बात है, कुछ अलग नहीं। ये तीनों चारों जो शब्द लिखे गए हैं ये सबका एक ही मतलब है। और इनमें सबसे ज्यादा विख्यात दोस्तों कौन था? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन था? तो याद रखें दोस्तों सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था मिनांडर। कौन था दोस्तों? मिनांडर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, इसको याद रखेगा। अच्छा, मिनांडर का शासन दोस्तों कब से कब तक चला? तो याद रखेगा 165 ईस्वी से, क्योंकि ईस्वी की ही बात दोस्तों, सॉरी, अच्छा डेमेट्रियस की बात करते हैं दोस्तों, तो डेमेट्रियस ने हमला किया था दोस्तों, ये ईसा पूर्व कर लीजिएगा। डेमेट्रियस ने सबसे पहले हमला किया 190 ईसा पूर्व कर लीजिएगा। और यहां पर दोस्तों 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व की बात करते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म के 165 वर्ष से लेकर 145 वर्ष के बीच में दोस्तों याद रखेगा ये मिनांडर ने हमला किया था। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध यवन शासक में से एक था। ठीक है, यवन शासक सबसे प्रसिद्ध यवन शासक में से एक था। लिख रहा मिनांडर ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध दीक्षा ग्रहण किया था? सबसे पहले तो मिनांडर ने दोस्तों क्या कर लिया?
एक तरह से वाक युद्ध हो गया, ठीक है, वाक युद्ध बातों बातों में अपने अपने धर्म को अच्छा बताने के लिए। लेकिन बहुत प्रभावित हुआ मीनांडर, इस बौद्ध भिक्षु से बहुत प्रभावित हुआ। इस बौद्ध भिक्षु का नाम क्या था दोस्तों, तो याद रखेगा दीक्षा लिया था नागसेन से। किससे दोस्तों, याद रखेगा दीक्षा किससे लिया था, नागसेन से दोस्तों, सॉरी नागसेन नहीं, नागार्जुन से दीक्षा लिया। किसने, नागार्जुन से दीक्षा लिया, नागसेन नहीं, नागार्जुन से। नागसेन भी कई जगह लिखा हुआ मिलता है, तो नागार्जुन से इसने दीक्षा लिया था। और आप लिख करके आप उसे भी लिख लीजिए, ठीक है, नागसेन, ठीक है। वैसे आप नागसेन ही याद रखिए, ज्यादा सही है। नागसेन से दोस्तों दीक्षा लिया था, जिसके बारे में मिलिंद पन्हों में बताया गया। मिलिंद पन्हों एक ग्रंथ है, ठीक है, मिलिंद पन्हों क्या है दोस्तों, मिलिंद पन्हों क्या है, एक ग्रंथ का नाम है। उस ग्रंथ में याद रखेगा मीनांडर और किसके बारे में, याद रखेगा नागसेन के बारे में, इन दोनों के बीच में जो वाक युद्ध चला था उसके बारे में दोस्तों बताया गया, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। लिख रहा है कि हिंद यूनानी शासकों द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में चलाए गए प्राचीन कला को क्या कहते हैं। जो कला हमने हिंद यूनानी शासकों से दोस्तों ग्रहण किया था, एक्चुअली में आता था गांधार कला के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता था, गांधार कला के अंतर्गत ही आता। देखिए उस जमाने में दो कला बड़ा फेमस था, एक गांधार कला, एक मथुरा कला। और मूर्तियां जो सबसे पहले बननी शुरू हुई दोस्तों, मूर्तियां जो है मथुरा कला में सबसे पहले बननी शुरू हुई थी, ये भी याद रखेगा। और सबसे पहले मूर्ति के रूप में किसे पूजा गया, तो याद रखेगा महात्मा बुद्ध की पूजा हुई, ठीक है। उसके अलावा और कोई देवी देवता अपने देश में नहीं थे जिनकी पूजा मूर्ति के रूप में होती थी। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के समय को छोड़ दे तो मूर्तियों के रूप में पूजने का जो प्रचलन आया वो सबसे पहले महात्मा बुद्ध के समय में उन्हीं की मूर्तियां तैयार की गई जो आधुनिक पैतरे पर, ठीक है। अच्छा यहां पर दोस्तों अगर बात करें तो इस कला को एक नाम देते थे हेलेनिस्टिक। क्या बोलते थे दोस्तों, हेलेनिस्टिक आर्ट। जी हां दोस्तों, हेलेनिस्टिक आर्ट इसको बोलते थे, हेलेनिस्टिक कला बोलते थे। याद रखेगा जो हिंद यूनानी शासकों द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में देखने को मिलता है। लिख रहा भारत में प्रथम बार सैनिक प्रशासन व्यवहार। जी हां दोस्तों, पहली बार दोस्तों भारत में पहली बार सैनिक प्रशासन व्यवहार किसके द्वारा लाया गया, तो याद रखेगा यह यवन शासकों के द्वारा ही लाया गया, ठीक है। यवन शासकों के द्वारा ही दोस्तों सैनिक प्रशासन देखने को मिला। इसके पहले ऐसा नहीं, देखिए इस सवाल का मतलब क्या है, क्या इसके पहले सैनिक नहीं थे, या इसके पहले जो राजा थे उनके पास सैनिक नहीं थे, क्या बिंबिसार के पास सैनिक नहीं था, कि बिंदुसार के पास नहीं था, या चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लें, अशोक की बात कर लें, पुष्यमित्र शुंग की बात कर लें, ठीक है, वासुदेव कर्ण की बात कर लें, या फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जो है शुंग वंशी शासक पुष्यमित्र शुंग की बात कर लें, सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात कर लें। क्या इन लोगों के पास सेना नहीं थी, सेना थी, लेकिन सैनिक प्रशासन बेहतर नहीं था दोस्तों। सैनिक प्रशासन जो देखने को मिलता है शुरुआती पीरियड में वो कहां मिलता है दोस्तों, उस यवनों के द्वारा देखने को मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं ग्रीकों के द्वारा देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रीकों के द्वारा। जी हां दोस्तों, ग्रीकों के द्वारा हमें सैनिक प्रशासन पहली बार देखने को मिलता है, ठीक है, बड़े पैमाने पर। करा जो कला भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है, भाई उसे हम क्या कहते हैं, भाई उसी को तो मैंने ऊपर बताया आपको कि उसे हम गांधार कला कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम गांधार कला कहते हैं, ठीक है। गांधार कला अगर हम बात करें भारतीय कला की और जो यूनानी कला थी, जब ये दोनों मिल गया तो वही गांधार कला के रूप में हमें देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है ना, इस तरह के सवाल बनते हैं। धीरे धीरे इतिहास अब एक नए मोड़ की तरफ चल रहा है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए। यह भी बहुत अटपटा सा सवाल है सर। हमने तो जो है अशोक के काल में भी सोने के सिक्के पढ़े, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सर जिसे आपने बताया था सुवर्ण का नाम दिया था या निष्क का नाम दिया था, सर वो सोने के सिक्के ही तो थे। और हमने बहुत सारे आप सोने चांदी तांबे की बात छोड़िए, आपने अभी पिछली क्लास में बताया था कि सातवाहन शासकों के द्वारा शीशे के सिक्के भी चलाए गए थे। फिर सर ये सवाल क्यों दे दिया कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए। तो देखिए दोस्तों इस तरह के सवाल दिए गए, ठीक है। सोने के सिक्के देखिए शुरुआत में जब इतिहास को लिखा गया तो वहां पर दोस्तों जितना खोज हो पाया था पता चला कि नहीं, हम कटफिशस की बात करते हैं, विम कटफिशस की, जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए वही हमें मिले, उससे पुराने सिक्के में नहीं मिल रहे थे। फिर धीरे धीरे शोध होता गया, चीजें मिलती गई और अब पुराने जमाने में भी दोस्तों सोने के सिक्के प्राप्त हो गए। तो क्वेश्चन वैसे के वैसे बेचारे बने पड़े हैं। तो इसको आप ऐਵੇਂ याद कर लीजिए कि यवनों के द्वारा या फिर यूनानियों के द्वारा, ठीक है, या तो यवनों को बोल सकते हैं, यवनों के द्वारा या फिर यूनानियों के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, सबसे पहले सिक्के जारी किए गए
गए थे। हाँ, एक बात और दोस्तों यहां पर याद रखेगा, अगर आपसे पूछे सर्वाधिक सोने के सिक्के, ठीक है, सर्वाधिक, ठीक है, यहां पर बोलेगा सर्वाधिक सोने के सिक्के, ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के, तब आप बताएगा कि दोस्तों यहां पर यूनानियों के द्वारा जारी किया गया था। शुद्ध सोने के सिक्के की बात करेगा तो फिर चेंज हो जाएगा उत्तर आपका, ठीक है, आगे गुप्त काल में आएंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लिख रहा भारतीय रंगमंच में यवनिका, जी हां दोस्तों, पर्दा का शुभारंभ दोस्तों किसने किया था? यह पर्दा का शुभारंभ भी दोस्तों यवनों के द्वारा ही लाया गया, ठीक है, यवनों के द्वारा ही दोस्तों ये पर्दा का जो है पर्दा प्रथा का शुभारंभ किया गया, ठीक है, रंगमंच में। देखिए पर्दा प्रथा नहीं, सॉरी, पर्दा एक, देखिए एक पर्दा प्रथा बोलते हैं दोस्तों जो महिलाओं को घर में रखा जाता है, वो पर्दा प्रथा होता है। ये मेरे मुंह से निकल गया पर्दा प्रथा, ये नहीं है। रंगमंच, रंगमंच के पीछे जो पर्दे होते हैं दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नेपथ्य। जब हिंदी में पढ़ते हैं तो आप उसे कहते हैं नेपथ्य। क्या बोलते हैं? नेपथ्य। तो रंगमंच जहां कलाकार अपनी कला को प्रस्तुत करता है, आप देखते हो उसके पीछे जो पर्दा होता है वो यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया है? वो यवनों के द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया। लिख रहा किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, जी हां दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक में पोडुकू कहा गया। जी हां दोस्तों, वैसे तो इसका राइटर कौन है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ज्ञात नहीं है कि इस किताब को लिखा किसने, लेकिन याद रखेगा अरिकमेडु का नाम सुना होगा आपने, अरिकमेडु का नाम सुना होगा। ये अरिकमेडु है कहां पर? तो याद रखें दोस्तों ये है पुदुचेरी में। अरिकमेडु कहां पर दोस्तों? ये पुदुचेरी में का स्थान है। किस नदी किनारे? याद रखेगा जिंजी नदी के पास, ठीक है, जिंजी नदी के तट पर दोस्तों एक जगह है, उसका नाम है अरिकमेडु, जिसके बारे में एक किताब है जिसके राइटर के बारे में तो पता नहीं है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, वहां दोस्तों उसके बारे में वर्णन मिलता है। अच्छा, क्यों मिलता है वर्णन? कुछ रीजन था क्या? हाँ, रीजन था दोस्तों। रीजन ये था कि अगर हम अरिकमेडु की बात करें तो अरिकमेडु वह स्थान था जहां से हमें रोमन शैली में बहुत सारे मुद्राओं और बहुत सारी चीजों को देखने को मिला है, और यूनानी शैली में, रोमन और यूनानी शैली में तमाम चीजें देखने को मिली हैं, उसके अवशेष मिले हैं। इसीलिए अरिकमेडु को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और अरिकमेडु से कई सारे सवाल परीक्षा में आते ही आते हैं, ठीक है। जो बच्चे कभी न कभी कोचिंग किए होंगे, कहीं न कहीं पढ़े होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि नहीं सर वाकई जो चीज़ें आप दे रहे हैं, एक्चुअली में हमारी कोचिंग में तो कभी इस तरह के टॉपिक वाइज सेगमेंट में तो क्लास चली ही नहीं, किसी ने समझाया नहीं कि हमें टॉपिक वाइज पढ़ना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम जब टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो एक एक सवाल दोस्तों पे नजर पड़ रही है हमारी, और हर एक चीज हमें समझ में भी आ रहा है। लिख रहा है डेमेट्रियस। जी हाँ दोस्तों, डेमेट्रियस कौन था? मैंने शुरुआत में आपको बता दिया कि डेमेट्रियस दोस्तों यवन शासक था। कहां का? यवन शासक था डेमेट्रियस, जिसने सबसे पहले भारत पर हमला किया था। लेकिन डेमेट्रियस ने भारत के किस भाग पर अधिकार कर लिया था? तो देखिए डेमेट्रियस विदेशी यात्री था, और आपने पढ़ा है दोस्तों मध्य एशिया से चलकर भारत की तरफ आ रहा था। तो मध्य एशिया से जब कोई व्यक्ति चलकर भारत की तरफ आएगा, भारत आया तो रास्ते में उसे क्या क्या मिलेगा दोस्तों? सबसे पहले रास्ते में मिलेगा उसे अपने नियरेस्ट, अगर भारत के नियरेस्ट बात करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले मिलेगा अफगानिस्तान। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? अफगानिस्तान मिलेगा, और नजदीक आ जाएंगे तो सिंध भी मिल सकता है, पंजाब सिंध भी मिल सकता है अगर उधर से आ रहा तो, ठीक है। चलो सिंध भी लिख लेना, अफगानिस्तान भी लिख देना, पंजाब भी लिख देना, ठीक है। तो ये सब एरिया जो था दोस्तों याद रखेगा डेमेट्रियस ने इस पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और राजधानी डेमेट्रियस ने दोस्तों कहां बनाया था? तो बताया था साकल। साकल क्या थी दोस्तों? साकल इसकी राजधानी थी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी आ रहा होगा कि सर ये साकल है कहां पर, इसका लोकेशन सर कहां पर है? तो याद रखिएगा तक्षशिला के पास में। कहां पर है दोस्तों? तक्षशिला के पास में साकल है, उसे भी आप याद रखें, ठीक है। तक्षशिला कहां पर है? ठीक है, ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है तक्षशिला, याद रखेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गांधार भी वहीं पर है। कह रहा भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या क्या है? ठीक है, कई बार क्रम पूछता है, तो याद रखेगा दोस्तों सबसे पहले हिंद यमन ने आक्रमण किया। किसने किया? हिंद यवन शासकों ने आक्रमण किया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप आएंगे तो शकों ने आक्रमण किया भारत पर। शक शासक, अभी अगला जो सवाल है देखिए, आज हम यवन राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, शकों के बारे में पढ़ेंगे, तो इन्होंने आक्रमण किया। इसके बाद दोस्तों याद रखेगा पहलव शासकों ने आक्रमण किया, और उसके बाद दोस्तों कौन आएगा? तब अंतिम में आकर के कुषाण शासकों ने हमला किया, ठीक है। ये चार लोगों के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। ये विदेशी आक्रमणकारी थे। जो एंशिएंट हिस्ट्री जब समाप्त होता है दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास, या हम कह दें कि जब हम पहली सदी के आसपास का इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, पहली सदी के आसपास का इतिहास, तब वहां पर हमें इन चार वंश के बारे में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो ये इनका एक क्रम है, आपसे परीक्षा में क्रम देता है और क्रम लगाने के लिए कहता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिख रहा बिना बेगार।
जीर्णोद्धार, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? देखिए सुदर्शन झील है कहां पर, तो याद रखेगा ये है काठियावाड़ में। कहां पर दोस्तों? ये काठियावाड़ में। और काठियावाड़ कहां दोस्तों? काठियावाड़ गुजरात में है। काठियावाड़ कहां पर है? गुजरात में। सुदर्शन झील को दोस्तों बनवाया किसने था? तो हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कुछ काम कराया गया, बाद में दोस्तों अशोक के समय में काम कराया गया, बाद में गुप्त शासकों ने भी काम कराया। और उसी दौरान दोस्तों पढ़ा था कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, याद रखेगा बीच में जब हम पढ़ेंगे दोस्तों शक शासक के बारे में, तो रुद्रदामन के बारे में पढ़ेंगे, रुद्रदामन प्रथम के बारे में, रुद्रदामन प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। तो रुद्रदामन प्रथम ने याद रखेगा क्या कराया था? जीर्णोद्धार कराया था इस सुदर्शन झील का। जी हां दोस्तों, इस सुदर्शन झील का क्या कराया था? जीर्णोद्धार कराया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। वो भी बिना बेगार के। बिना बेगार का तात्पर्य क्या है? यानी बिना बेगार का तात्पर्य होता है, देखिए बेगारी लेना मतलब होता है किसी से कुछ लेना, पैसे लेकर या वहां के लोगों से कर वसूल कर सुदृढ़ीकरण कराना, ऐसा नहीं किया था, अपने से कराया था, अपने पैसे के ऊपर दोस्तों उसने कराया था, ये कहने का तात्पर्य है। लिख रहा किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न, जी हां दोस्तों, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। उस अभिलेख का नाम क्या है? तो उस अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। क्या नाम है दोस्तों? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जूनागढ़ अभिलेख। जी हां दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख याद रखेगा। और एक चीज और पढ़े थे दोस्तों कि जूनागढ़ अभिलेख वही अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी लिखा हुआ मिला है, और इसके अलावा दोस्तों अशोक के बारे में, तो मैंने आपको बताया था दादा पोता दोनों के बारे में दोस्तों लिखा हुआ मिला है, ठीक है। तो चाहे रुद्रदामन का अभिलेख कहिए, चाहे जूनागढ़ अभिलेख कहिए, वो कह सकते हैं दोस्तों। यह विशुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में लिखा हुआ भी दोस्तों पहला अभिलेख माना जाता है, तो यह भी याद रखिएगा। लिख रहा शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी होता था। कौन होता था दोस्तों शकों के प्रशासन का? तो दोस्तों जो राजा होता था वही उच्च अधिकारी होता था, लेकिन राजा को एक स्पेशल नाम से जानते थे, क्षत्रप कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों? क्षत्रप, ठीक है। इसीलिए आपने सुना होगा, आपने रुद्रदामन का नाम क्या आप सुना होगा? महाक्षत्रप। महा से महाराजा लग गया, राजा को क्षत्रप बोलते थे, तो महाक्षत्रप रुद्रदामन, यही पढ़ा होगा ना, महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम, ऐसे पढ़ा होगा। तो याद रखिएगा शक जो होते थे वो अपने राजाओं को किस नाम से बुलाते थे? क्षत्रप नाम से बुलाते थे। क्षत्रप कुछ और नहीं है, क्षत्रप उनके राजाओं को कहा जाता था, क्षत्रप उनके राजाओं को कहा जाता था। तो वहीं से जोड़कर आपको पढ़ना है, ठीक है। लिख रहा त्रातार। त्रातार मतलब होता है मुक्तिदाता। जी हां दोस्तों, त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो याद रखिएगा भारत में जो शक थे, शकों ने धारण किया था, शकों ने धारण किया था। क्या दोस्तों? त्रातार या मुक्तिदाता या क्षत्रप उन्हें कहा जाता था, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे आइए। याद रखें दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे किताबें लॉन्च की गई। यहाँ पे सैंपल के तौर पे किताबें दी गई, मेरे हाथ में भी किताबें हैं। इन किताबों में दोस्तों बहुत ही गजब का कंटेंट दिया गया। एक मौका दीजिए, स्टडी 91 के साथ जुड़िए और किताबों को परचेज कीजिए। इन किताबों को आप घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर हमारी अपनी वेबसाइट एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं, ठीक है, जहां पे थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। कोई दिक्कत है, नहीं परचेज कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे खरीदे, क्या करें, तो यहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप सारा डिटेल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है दोस्तों, किस संहिता में यवन को बर्बर कहा गया? जी हां दोस्तों, यवनों को, जी हां दोस्तों, किस संहिता में यवनों को हम क्या कहते थे दोस्तों? तो यवन को हम हिंद यवन कहते हैं, यही कहते हैं ना। यवनों को हम क्या कहते हैं? हिंद यवन कहते हैं, या फिर इनको हम इंडो ग्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो ग्रीक कहते हैं। दोस्तों आपसे पूछा है कि किस संहिता में इन्हें बर्बर कहा गया? तो याद रखिएगा गार्गी संहिता में। किसे दोस्तों? गार्गी संहिता में इन्हें क्या कहा गया? बर्बर कहा गया, कि बर्बर जाति के लोग हैं, सज्जन नहीं है। बर्बर का तात्पर्य क्या होता है? असभ्य लोग हैं। क्या है? असभ्य लोग हैं, ये कहा गया। लिख रहा है यूनानियों के बाद भारत में कौन आए? दोस्तों हमने शुरू में आपको बता दिया कि सबसे पहले दोस्तों यूनानी आए थे, चाहे यूनानी कहिए चाहे हिंद यूनानी कहिए। यूनानी के बाद दोस्तों कौन आए थे? शक आए थे। शक के बाद कौन आए थे? पहलव आए थे। पहलव के बाद कौन आए थे? कुषाण आए थे। ये आपको बता चुका हूं ना, तो यहां पर याद रखेगा जो सवाल पूछा उस सवाल के आधार पर शक आपका जवाब हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ो। लिख रहा शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? जैसे जब हम यूनानियों की बात करते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ डेमेट्रियस के बारे में पढ़ते हैं, खास करके हम यहाँ पर डेमेट्रियस के बारे में पढ़ते हैं कि डेमेट्रियस दोस्तों सबसे महान शासक था। अगर हम शकों की बात करते हैं तो याद रखेगा यहाँ पर हम रुद्रदामन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रुद्रदामन जिसे हम महाक्षत्रप भी कहते थे। क्या कहते थे? महाक्षत्रप भी कहते थे। महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम, याद रखेगा ये सबसे शकों के सबसे प्रतापी शासकों में से गिना जाता था, तो इसे भी आप याद रखेगा।
लिख रहा है कि सर्वप्रथम, बहुत ध्यान से पढ़िए, लिख रहा है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख, ठीक है, लिखा अभिलेख, लंबा अभिलेख नहीं दोस्तों, या लिखा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया, तो याद रखेगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का अभिलेख जो है वही है, ठीक है, महाक्षत्रप रुद्रदामन का अभिलेख, जिसे हम जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए इसके कई सारे नाम हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ये वही अभिलेख है जो विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है और ये शक राजा के द्वारा जारी किया गया। देखिए जो शक राजा जब भारत आए ना तो उनकी अपनी भाषा संस्कृत नहीं थी, लेकिन वो हमारे लोकल लैंग्वेज संस्कृत जो हम बोलते थे उससे बड़े प्रभावित थे और उन्होंने संस्कृत को अपनाया और बड़े पैमाने पर दोस्तों संस्कृत के साथ जो है साहित्यों की रचना भी हुई, उस समय बहुत सारी किताबों की रचना हुई, अभिलेख लिखे गए, बहुत सारी चीजें हैं, तो उन्होंने अपनाया कुल मिला जुलाकर। लिख रहा है किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था, तो पहले बता दिया दोस्तों कि शकों के द्वारा दोस्तों क्या हुआ था, याद रखिएगा क्षत्रप प्रणाली का यूज किया गया था। क्षत्रप होते क्या थे, तो क्षत्रप राजा को ही कहा जाता था, राजा जो होता था उसी को हम क्षत्रप कहते थे। लिख रहा पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामन लिखेगा, दामक नहीं, रुद्रदामन शब्द का क्या अभिप्राय है, क्या राजा है, अच्छा नहीं ठीक है, रुद्रदामक का क्या अभिप्राय है दोस्तों, तो देखिए रुद्रदामक क्या था दोस्तों, ये मुद्रा को कहा जाता था, ये मुद्रा को दोस्तों क्या कहते थे, याद रखेगा पश्चिमी भारत में, अरे जो अफगानिस्तान और सिंध और पंजाब वाला प्रांत था वहां पर दोस्तों, वहां के अभिलेखों में रुद्रदामक जो शब्द था वो मुद्रा को कहते थे, यानी जो शकों के द्वारा चलाया गया मुद्रा था उसे रुद्रदामक कहा जाता था, शकों के द्वारा चलाया गया मुद्रा। ठीक है, शकों के द्वारा चलाया गया मुद्रा क्या कहलाता था, रुद्रदामक कहलाता था, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़िए, लिख रहा भारत में तिथि युक्त, जी हाँ दोस्तों तिथि युक्त, यानी सिक्कों पर दोस्तों आप जानते होंगे सिक्कों पर बहुत सारे चीजें देखने को मिलते हैं, कोई अपना चित्र बनवा लेता था, कोई कुछ कर लेता था, लेकिन पहली बार दोस्तों सिक्कों पर तिथियां भी डाली गई कि वो किस समय का दोस्तों सिक्का है। तो अगर भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रारंभ दोस्तों किसने किया था, तो याद रखेगा सबसे पहले रुद्रदामन ने ही किया था, रुद्रदामन के समय में ही दोस्तों याद रखेगा इस तरह के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, लिख रहा भारत का राष्ट्रीय पंचांग, जी हाँ दोस्तों किस काल पर आधारित है, तो देखिए आप दो चीजें पढ़ते हैं, आप पहले याद रखेगा भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शकों पर आधारित है, ठीक है, शकों पर ही आधारित है। इसी तरह से आप विक्रम संवत पढ़ते हैं तो विक्रम संवत अलग हो जाएगा। विक्रम संवत कब हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा विक्रम संवत का चलन किया था किसने, विक्रमादित्य ने किया था, किसने किया था, विक्रमादित्य ने किया था, ये अलग हो जाएगा, ये आपका अलग है। यहां पर दोस्तों आप याद रखेगा राष्ट्रीय पंचांग ये किससे प्रेरित दोस्तों, शकों से संबंधित है, शक काल पर आधारित है, ठीक है, शक काल पर। ठीक है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना, जी हां दोस्तों किस शैली का, तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना ये किस अभिलेख से मिलता है, फिर से वही रुद्रदामन है, याद रखेगा जूनागढ़ अभिलेख, चाहे जूनागढ़ की बात करेगा चाहे रुद्रदामन दे देगा परीक्षा में। ठीक है, रुद्रदामन अभिलेख आप ध्यान दीजिएगा क्या दे रहा है। ठीक है, विशुद्ध संस्कृत भी याद रखेगा, इसके अलावा हम प्राचीनतम नमूना है जिसमें काव्य शैली का प्रयोग किया गया है, यह भी सवाल वहीं से बन रहा है। ठीक है, लिख रहा है रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ की किस झील का जीर्णोद्धार करा, यह सवाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद रखेगा सुदर्शन झील का। कौन सा झील है दोस्तों, याद रखेगा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, और याद रखेगा बिना बेगार लिए, बेगार का मतलब क्या है, मुद्रा, बिना मुद्रा लिए दोस्तों किसी से उसने इस झील का क्या कराया था, जीर्णोद्धार कराया था। भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे, तो याद रखेगा क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, क्षत्रप कहिए चाहे महाक्षत्रप कहिए, ठीक है, यानी राजा या महाराजा ये दो चीजें होती हैं, तो चाहे क्षत्रप कहिए चाहे महाक्षत्रप कहिए। लिख रहा महाभाष्य में, जी हाँ दोस्तों महाभाष्य, ठीक है, महाभाष्य में, ठीक है, देखिए पतंजलि के द्वारा दोस्तों महाभाष्य की रचना किया गया था, पतंजलि के द्वारा, किसके द्वारा, पतंजलि के द्वारा दोस्तों किया गया था, पतंजलि के द्वारा किया गया था महाभाष्य की रचना। ठीक है, अच्छा लिख रहा दोस्तों इसमें शकों को दोस्तों क्या कहा गया, तो शकों को कहा गया अनिर्वासित शूद्र। क्या कहा गया दोस्तों,
अनिर्वासित शूद्र कहा गया। जी हां दोस्तों, अनिर्वासित शूद्र कहा गया। किसे कहा गया है? तो शकों को कहा गया। जो भारत में शक, मध्य एशिया से चलकर आए हुए जो शक जाति के लोग थे, जिन्हें बर्बर भी कहा गया। किसमें कहा गया दोस्तों? आपने पढ़ा गार्गी संहिता में उन्हें बर्बर कहा गया, और यहां पर महाभाष्य में उन्हें क्या कहा गया? अनिर्वासित शूद्र कहा गया। तो इसे भी आप याद रखेंगे। लिख रहा है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख कौन सा है? फिर से वही सवाल, क्यों इतना रिपोर्ट हो रहा है? ठीक है, चाहे आप जूनागढ़ कहिए, चाहे इसे रुद्रदामन का अभिलेख कहिए। ठीक है, रुद्रदामन का अभिलेख। ठीक है, थोड़ा सा सवाल मुझे लग रहा है आज कुछ गड़बड़ हो गया, रिपीटेशन ज्यादा हो गया। ठीक है, गलती से रिपीटेशन ज्यादा हो गया। आप जानते हैं हमारी क्लास में कभी चीजें रिपीट नहीं करती, हमेशा नए नए सवाल आते हैं। और पिछले 22 दिनों में दोस्तों अगर हम चर्चा करें 21 दिनों की, तो कभी ऐसा हुआ नहीं जनरली। ठीक है, चलिए कुछ हो गया होगा मिस्टेक। लिख रहा है शकों को पराजित करने वाले उज्जैन के स्थानीय राजा ने किस उपाधि को धारण किया था दोस्तों? तो यहां पर उन्होंने उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य का। ठीक है, किसकी उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। याद रखेंगे, ये उज्जैन के राजा ने। और इन्होंने किसे पराजित किया था? तो याद रखेगा, शकों को पराजित किया था। शकों को पराजित किया था विक्रमादित्य ने। ठीक है, और उसी के बाद दोस्तों शक संवत चला था। ठीक है, शकों को पराजित करने के बाद देखिए विक्रमादित्य के द्वारा शक तो चला नहीं जाएगा, यहां विक्रम संवत स्टार्ट किया गया। क्या स्टार्ट किया गया? विक्रम संवत शुरू किया गया। कब शुरू किया गया दोस्तों विक्रम संवत? तो याद रखेगा 58 ईसा पूर्व में। कब? 58 ईसा पूर्व में दोस्तों ये विक्रम संवत शुरू किया गया। लेकिन आज भी जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है, हम विक्रम संवत को नहीं फॉलो करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं? हम शक संवत को फॉलो करते हैं। किसे फॉलो करते हैं? शक संवत को लेके चलते हैं, विक्रम संवत हम लेके नहीं चलते हैं। जो आप चैत्र वैशाख जो हिंदी के महीने आप देखते हैं, वहां पर आप विक्रम संवत पढ़ते हैं। ठीक है, शक संवत अगर नॉर्मल जो कैलेंडर देखेंगे, जो सन चल रहा है, वो हम शक संवत को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, लिख रहा है कि भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाली 14वें राजा में से कौन सबसे अधिक विख्यात था? देखिए, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो एक दो राजा ने विक्रमादित्य नहीं धारण किया। विक्रमादित्य कुल 14 राजाओं ने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया है। ठीक है, कुल 14 राजाओं ने। ज्यादातर तो आपको गुप्त वंश के मिलेंगे, वहां पर दोस्तों खूब मिलेगा विक्रमादित्य। आप बार बार कंफ्यूज होंगे कि विक्रमादित्य हर बार क्यों आ जा रहे हैं, तो याद रखेगा विक्रमादित्य कुछ है नहीं, विक्रमादित्य एक टाइटल है, एक उपाधि है, जिसे अनेक राजाओं ने दोस्तों धारण किया है। कुल 14 राजा हैं। और सबसे ज्यादा दोस्तों विख्यात कौन था, सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो याद रखेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था दोस्तों, जिसके राज दरबार में नवरत्न रहते थे, ठीक है, वो सबसे ज्यादा दोस्तों विख्यात हुआ था, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ करके? स्टडी 91 की क्लास में मुस्कुराते रहिए, मजा तो खूब आएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की क्लास यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। देखिए, थोड़ा समय दीजिए और लगे रहिए। हम लोग एक एक टॉपिक पर दोस्तों चर्चा करें, और निश्चित रूप से अब इतिहास एकदम समझ लीजिए समाप्ति के कगार पर। मुश्किल से 4, 5, 6 लेक्चर में इतिहास आपका समाप्त हो जाएगा, प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग जो है मध्यकालीन इतिहास की चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे विषय जो पूरी तरह से आपको YouTube पे पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं, जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। लेने के लिए किताबें भी लिख दी हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, कि आप घर बैठे किताबों को भी ऑर्डर कर सकते हैं, इससे भी पढ़ सकते हैं। तो एक मौका दीजिए, अगर नहीं है किताबें आपके पास तो परचेज कीजिए किताबों को। ठीक है, किताब भी मंगा सकते हैं आप, हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से मंगा सकते हैं, या फिर अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी किताबों को लिस्ट कर दिया गया, वहां से भी आप किताबों को परचेज कर सकते हैं, जहां आपको कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मिल जाती है। एक निवेदन और आप सभी से, एक बार चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, क्योंकि अगर नहीं किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता होगा क्लास का। और क्लास देखिए डेली चलती है, आपको आंख मूंद करके अपने समय पे आ जाना है। और 2 क्लासेस चलती दोस्तों, एक हिंदी की चल रही रेगुलर, और जो है एक आपके जीएस विषय की चल रही। तो जीएस तो बहुत लंबे श्रृंखला में चलने वाली है। मैं निवेदन करूंगा कि पीछे के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए, क्योंकि सीक्वेंस अगर गड़बड़ होगा तो मजा नहीं आएगा। तो पीछे के आगे के जो भी वीडियो हो सब मैनेज करके देखिए, अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया, वहां पर सब कुछ रख दिया गया। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।